तो स्टूडेंट्स, आज 11वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का पेपर फाइनल एग्ज़ाम हुआ है। उसकी कुछ बच्चों की डिमांड है कि उसकी की भेजी जाए, तो जो उसके ऑप्शन टाइप प्रश्न है उनकी की बनाकर मैं भेज रहा हूँ। तो जैसे कि आपको जो पेपर मिला वो पेपर आपका, इसमें एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं वे हैं आपके क्वेश्चन नंबर पहला, जिसके उपभाग हैं वो सारे एक नंबर के हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, एक अच्छी प्रश्नावली का मुख्य गुण कौन सा है। तो इसमें कठिनता इसका मुख्य गुण नहीं है, ये तो अवगुण है। और प्रश्नों की कम संख्या ये गुण है, क्योंकि प्रश्नों की कम संख्या होगी उतना ही वो बढ़िया होगा। और उसके बाद अनुचित क्रम, ये सारा गलत है। इसका मतलब आपका बी आंसर राइट है। तो मिल गया पहला जी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा भाग है उसका है, दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं। जो ऑप्शन दिया, सरल बहुगुणी दंड आरेख, उपविभाजित आरेख, चित्र वृत्तीय आरेख, इनमें से कोई नहीं। तो बोले यहाँ दंड आरेख की बात होती है। दंड आरेख सरल होते हैं, बहुगुणी होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन 1 अपना ठीक है। ये आगे जिसमें बात आय चित्र की हो रही है, नीचे वृत्तीय आरेख की बात हो रही है, लेकिन ऊपर हमें दंड आरेख की बात की, इसलिए आंसर हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। ये एक से आपका फार्मूला सूत्र है जिसमें बहुलक को हम समांतर माध्य माध्यिका के माध्यम से निकालते हैं। तो कैसे निकालती हैं, 3m - 2x करके इसको हम निकालते हैं। जब भी हम इसको यूज करते हैं, जब भी हमें इसको निकालना है तो क्या क्या सूत्र होता है, 3m - 2x। इसका मतलब ये कहा बी ऑप्शन आपका, ये आंसर आपका ठीक हुआ। इसका पारस गुणांक क्या है, बड़ी आसान सी बात है। पारस का तो है आपका h जमा में l/2, ये था आपका पहले वाला। लेकिन यहाँ पारस गुणांक की बात है, कोफिशिएंट की बात है। तो यहाँ CR बराबर है h - l और h प्लस, ये आपका उत्तर सही है। इसका h जमा l, ये आपका आंसर सही ठीक रहेगा इसका आपका। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जब दो चरों में परिवर्तन एक दिशा में और तदशा संबंध कौन सा होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या दोनों होते हैं, उपरोक्त सभी। तो देखो बच्चों, एक दिशा की बात है। जब दोनों एक ही दिशा में, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, या ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो इसका मतलब धनात्मक है। यदि एक इस दिशा में जा रहा है और दूसरा का उल्टा इस दिशा में जा रहा है, तो हम इसको धनात्मक बोलेंगे। एक दूसरे के विपरीत है दोनों, लेकिन ये दोनों ही धनात्मक है, इसलिए इसका उत्तर आंसर आपका पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम अगले बात है, स्वतंत्रता के समय में राष्ट्रीय आय का लगभग कितने प्रतिभाग कृषि से प्राप्त होता था। ये तो आपका क्वेश्चन याद करने वाला था। 65% हम बार बार क्वेश्चन कर चुके हैं और इकोनॉमिक्स के सेकंड भाग से लिया गया है, फर्स्ट चैप्टर। ये कृषि वाला जो पार्ट है लेसन आपको उसमें से ही 65% इसका उत्तर आएगा, जहाँ तक मेरी समझ में है। और उसके बाद आपका किस वर्ष भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा था, पेपर भी इजी है आपका। 1951 में भारत से आज़ाद हुआ, उसके बाद 1951 में हमारी पहली बहुउद्देशीय पंचवर्षीय योजना आरंभ शुरू हो गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1950 में बनाई थी और 51 में लागू कर दी गई थी, आरंभ हो गई थी। इसलिए आरंभ पूछा या किस वर्ष आरंभ हो गई थी। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक आधार संरचना के रूप में जाना जाता है। एजुकेशन को जाना जाता है, शिक्षा को, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो मानवीय संसाधन को बढ़ाती है, उसमें दक्षता लाती है, उपयोगिता लाती है, मनुष्य को संसाधन बनाती है। तो यहाँ जो सामाजिक आधार संरचना के रूप में शिक्षा को जाना जाता है। इसके बाद हम जो आगे हैं हमारे सत्य असत्य हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जो पहला इसमें क्वेश्चन है हम पहले का 9वां, उसमें विदेशी व्यापार के आर्थिक विकास का एक इंजन है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार बहुत से ज़्यादा विकास होता है हमारे देश का दुनिया में। यदि बाहर की वस्तु, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं हमारे देश में चाइना की बहुत सी वस्तुएं बिक रही हैं, तो चाइना का बहुत विकास हो गया। तो बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार है वो आर्थिक विकास की एक इंजन के रूप में कार्य करता है। तो ये इसका सत्य मानेंगे हम, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा ट्रू है इसका आंसर। इसके बाद आप चलते हैं, भारत में निर्धनता का कारण आय असमान। बिल्कुल ठीक बात है, भारत में कोई किसी प्रकार की किसी संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन आय असमान है, धनवान धनवान हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, इसलिए ये भी आपका ट्रू है। ट्रू किसी ने इसको डालेंगे हम।
इसके बाद हम प्रश्न पर आते हैं। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम उत्पादन के 4 साधन हैं। बिल्कुल हैं, यही हमने बार बार पढ़े हैं, आपको पढ़ाया भी गया है कि जब भी उत्पादन करना हो, कोई उत्पादन लगाना हो तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी पहले भूमि की, फिर श्रम की, उसके लिए मजदूर काम करने के लिए, पूंजी उसको सेटअप करने के लिए अपना, और उसके बाद उद्यम उस सारी संस्था को चलाने के लिए। तो ये भी हमारा बिल्कुल ट्रू है, आपका सत्य है। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा मानवीय पूंजी का एक परिणाम है। बिल्कुल है, शिक्षा मानवीय पूंजी है। जो मनुष्य ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे हैं, वही शिक्षा का और आगे बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए शिक्षा मानवीय पूंजी ये भी हमारा ट्रू है, ये भी आपका ट्रू रहेगा। इसके बाद अपवर्ज्य श्रृंखला में एक वर्ग की सीमा ऊपरी सीमा, दूसरे वर्ग की सीमा निचली सीमा होती है। ये बिल्कुल देखा था आपने, जैसे मैं आपको कहूँ 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30, इसको हम अपवर्ज्य श्रृंखला बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ 0 से 10 है, तो ये 10 इसके लास्ट वाला आया है, और यहाँ दूसरी सीमा की पहले ऊपर निचली सीमा है। हम इसको ऊपरी सीमा बोलते हैं, इसको निचली सीमा बोलते हैं। अभी आपने तो क्वेश्चन भी आया था कि जो श्रृंखला होती है उसमें 2 सीमा ऊपरली और निचली श्रृंखला है, तो ये निचली सीमा है, ये ऊपरली सीमा है। तो इसकी ऊपरी सीमा और दूसरे की निचली सीमा होती है। तो इसका मतलब ये आपका क्या है? ट्रू है, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही होता है। अपवर्ज्य में अपवर्ज्य श्रृंखला की बताई थी मैंने आपको। इसके बाद हम चलते हैं सहसंबंध सदैव समघनात्मक। तो बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत आ गया। सहसंबंध ऋणात्मक भी हो सकता है और जो 0 भी हो सकता है, तो इसलिए आपका ये फॉल्स रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ये फॉल्स। इसके बाद जो अगला आपका सूचकांक के द्वारा कीमत में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। सूचकांक के द्वारा, बिल्कुल ठीक बात है। कीमत में होने वाले परिवर्तन को, क्योंकि एक हम आधार वर्ष लेते हैं और दूसरा हम चालू वर्ष लेते हैं, इसीलिए लेते हैं कि उनमें कितना कीमत में परिवर्तन आया है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है, इसलिए आप इसको ट्रू लिखेंगे। और इसके बाद आपका मौसमी बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है। बिल्कुल गलत है। मौसमी बेरोजगारी गाँव में पाई जाती है, शहरों में नहीं, गाँव में पाई जाती है। इसलिए अर्बन एरिया नहीं, बल्कि ये ग्रामीण एरिया में मिलती है, इसलिए ये आपका फॉल्स है। ठीक है। तो ये आपके छोटे प्रश्न थे 16 नंबर के। इस प्रकार आपका 16 कमा। आगे आप बड़े इजी पेपर दे रहे हैं, आपका बहुत आसान सा पेपर है, जैसा कि आपके सामने है। मैं आपकी हेल्प के लिए एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये पेपर देखिए, इस बच्चे ने बड़े अच्छे से प्रश्न हल किए हैं। उसके बाद ये देखिए, बिल्कुल ठीक करे हैं। इसी प्रकार से आपके पेपर को बड़े अच्छे ढंग से। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 जैसे किसने दिया है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी डन बाय द इंडिविजुअल टू द अर्न मनी फॉर द हिज सर्वाइव बाय द सेलिंग एंड बाइंग गुड्स टू मीट द नीड ऑफ द कंज्यूमर। दूसरा है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में इसने दो दिए हैं, तो बिल्कुल ठीक दिए हैं। इसके बाद बात करते हैं मेथड ऑफ द कैलकुलेशन। इस प्रश्न को इसने बड़े अच्छे ढंग से आप शाम के तीन बताएं। 3 प्रकार थे, कार्ल स्पीयरमैन और स्कॉल्टेड डायग्राम, ये 3 प्रकार से। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है वो आपका है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछा था, क्या होता है। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ए टाइप ऑफ द इंडेक्स मेथड यूज्ड टू द कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द गुड्स सेलिंग टू द कंज्यूमर्स। और इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 6, इंक्लूड दैट द सेक्टर ऑफ द पर्सन इन विच कंज्यूमर फॉर आर इंक्लूडेड। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पूछा था कि जिसमें वस्तुएं बनाई जाती है या जिसमें उद्योग शामिल होते हैं, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधन को लेकर के आगे नया निर्माण वस्तुओं किया जाता है। उसके बाद जो अगला पूछा था, उन्होंने 2 ब्यूटीफुल एग्रीकल्चर के 2 फीचर्स पूछी थी, 2 विशेषताएं पूछी। तो जिसमें इन बच्चे ने अच्छी 4-5 विशेषताएं दी हैं, कोई भी 2 विशेषता दे सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन था। इसके बाद जो पूछा था मेन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भारत के पूछे थे, कौन कौन से थे, बच्चे ने बताया। जैसे कि
टर्नर्स, जेवलरीज, मैन, चैलेंज, पेट्रोल, अडेल्स, ये इंपोर्ट्स हैं, हम आयात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। मैन, टी, टर्नर्स, क्लॉथ्स एंड वेट्स। मैन मुख्य रूप से जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम टी कभी भी इंपोर्ट नहीं करते, सिर्फ एक्सपोर्ट करते, इसमें लेना है। और पेट्रोल और ऑयल वगैरह हैं जो हम विदेशों से मंगवाते हैं, भेजते नहीं है। तो इस प्रकार थोड़ा सा सूझबूझ से काम देता है। इसी के साथ गुड़िया ने जो इस बच्चे ने जो 9वां क्वेश्चन किया है वो बहुत ही अच्छा किया। देखिए आप इसको कैलकुलेशन करके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था आपका 15 था, वो आपका 7 बार दिया है। इसी प्रकार से 7 ही टैली बार लगा करके इसको किया है। 16वां क्वेश्चन है, सॉरी जो सेकंड था वो 16 था, वो आपका 9 बार आया था। 17 था वो आपका 5 बार आया था। 18 वो आपका 3 बार आया। 19 वो आपका 1 बार आया। इसी के साथ साथ अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन था ये आपका देखो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। डायग्राम प्रेजेंटिंग क्या होती है, इन्होंने इसके परिभाषा दी है बच्चे ने बड़ी अच्छी। और उसके बाद इसने इसके प्रकार मैन जो डायग्राम के कौन कौन से मेथड में भी हैं, किस तरीके से हम इसको काटते हैं, एलोडोग्राम, पॉलीग्राम, बार डायग्राम, सब्स्टिट्यूट डायग्राम्स, ऑर्गेनिक डायग्राम्स। तो ये सारे के सारे इन्होंने अच्छे से वर्णन किया गया इस बच्चे ने। इसके बाद यदि हम अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आपने एक क्वेश्चन निकालना था। इसमें आपने एक तो रेंज निकालनी थी। रेंज का सूत्र है H माइनस L। तो आपको बिल्कुल सीधे से बताया कि यहाँ H और आपके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं जैसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 11वां, देखिए आप ध्यान से देखिए। इसमें आपने जो प्राप्त अंक है उनका सबसे ज्यादा अंक देखने कितने हैं, एच कितना, हाईएस्ट लेवल के कितने 70 हैं और न्यूनतम कितने आपके 10 हैं। तो इनका बीच का डिफरेंस निकालिए। H माइनस L 70 में से 10 निकाला, आपका 60 आ गया। पहला उत्तर आपका 60 है, जैसे बच्चे ने बड़े ढंग से किया है, अच्छा लगा। देखिए इसने किया 70 माइनस 10 60 आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। उसके बाद फिर कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज निकालना था। वो फार्मूला पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आया भी था अपना, H माइनस L ऑब्लिक या बटे H जमा L। तो ऊपर हमारा जो 10 में से 70 में से 10 गया 60 बचा, और नीचे 10 70 प्लस 10 80 हो गया। यदि आप 60 और 60 बटे 80 करेंगे तो हम उसको 6 बटे 8 इसको काटेंगे तो आप 3 दूनी 6 4 दूनी 8 3 बटे 4 यानी 0.75% आपका इसका उत्तर आ जाएगा। ध्यान रहे बच्चों, जो कोएफिशिएंट रेंज है ना वो आपका हमेशा 1 से कम नहीं आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन इस बच्चे ने अच्छे दिया है। रोल ऑफ द ह्यूमन कैपिटल अपॉन फार्मिंग इन द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज दैट। इसकी परिभाषा बताइए आपको पहले कि जो मानवीय संसाधन है उनका क्या रोल है इसमें। प्रश्न आपका था ना, प्रश्न नंबर 12 क्या था कि मानवीय पूंजी निर्माण में आर्थिक विकास में क्या योगदान है। तो इस प्रश्न को इस बच्चे ने बड़े अच्छे से अटेम्प्ट किया है। आपने भी अपने हिसाब से किया होगा, तो इसमें थोड़ा सा बच्चे अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादा बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपका था, भारत में बेरोजगारी के 4 प्रमुख कारण बताइए, क्या कारण है। बहुत इजी क्वेश्चन सभी दे सकते हैं, जैसे इस बच्चे ने दिया। पहला क्वेश्चन दिए हैं अनएजुकेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, अपॉर्चुनिटी ऑफ द जॉब और ज्वाइंट फैमिलीज बिजनेस। और इसके बाद जो चौथा दिया है वो दिया है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। यानी इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपने इन बच्चों ने दिया, हर बच्चे के अलग अलग हो सकते हैं। कोई बात नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट से था। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। मैं शॉर्टली थोड़ा थोड़ा करके जल्दी से ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो बड़े प्रश्न वो हर बच्चे के अपने हिसाब से होते हैं, एक्यूरेट नहीं होते, इसलिए आप अपने तरीके से देख लेना। जो अगला प्रश्न है आपका 14वां प्रश्न, वो आपका है आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। इस प्रश्न जो बच्चे ने लिखा मैं इसे संतुष्ट नहीं, उसका अच्छा प्रश्न नहीं था, इतना बढ़िया नहीं था। आप बच्चे लिख सकते हैं कि आधारभूत संरचना जो जैसे हमारे बेसिक नीड्स है, जो दूसरे उद्योगों की भी जान है, लोहा है, इस्पात है, और जो जहाँ पर ये बनते हैं इनको हम आधारभूत संरचना कहते हैं। और इसके साथ आधारभूत संरचना है जैसे जो हमारी बेसिक नीड्स हैं या उद्योगों की जान है, बिजली, यातायात, दूसरे संसाधन हैं, ये भी हमारी बेसिक संरचना में विशेष भूमिका निभाते हैं।
तो जहाँ दो बच्चे ने दो ही बता पाया है, इसके अलावा उसने नहीं बताया, तो कोशिश करना कि अच्छे से कर पाए। इसके बाद जो अगला 15वां क्वेश्चन है वो आपका धारणीय विकास की अवधारणा को परिभाषित करें और इसकी शर्तें भी बताएं, क्या क्या शर्तें होती हैं। तो इस बच्चे ने बड़ा अच्छा किया है। सब्स्टिट्यूट ऑफ द डिमांड, सस्टेनेबल क्या क्या डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस प्रकार है, यानी धारणीय विकास की परिभाषा दी हुई बहुत अच्छी सा बढ़िया। कंडीशंस और डेवलपमेंट की कंडीशन दी हैं, क्या क्या शर्तें, इसने शर्तें पूछा था इसकी, तो इसमें इसने शर्तें भी लिखी हैं, 4 शर्तें लिखी हैं। तो इसके अलावा बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 16 आपका था भारत और चीन की भी शिक्षा की तुलना करनी है, शिक्षावार तुलना करनी है उनको किसी प्रकार से। तो इस बच्चे ने पहले इंडिया के बारे में बताया है आपके सामने, और दूसरी साइड में इसने एक साइड में इंडिया के बारे में बता रखा है, तो दूसरी साइड में चीन के बारे में भी, दोनों के बारे में साथ साथ बताता वो जा रहा है। पहले इंडिया के बारे में, फिर चीन के बारे में, और इस प्रकार से 4 हेडिंग दी है, तो चारों लगभग ठीक है। तो हम आगे क्वेश्चन पर, अगला आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। पहले मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। क्या क्वेश्चन था आपका 17 कि निम्नलिखित वेतन का समांतर मान देने के लिए बिल्कुल आपके जो क्वेश्चन कराए गए उनमें सरलतम क्वेश्चन उठाए इन्होंने ताकि सभी बच्चे कर पाएं। तो इसमें देखिए आपकी जो आइटम्स थी वे आपकी 0 to 2 है, और 2 to 4 है, 4 to 6 और 6 to 8, 8 to 10 ये थी आपकी। और इसके बाद जो इनका हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे चाहे, या फिर मिड पॉइंट निकाल लें, क्योंकि हमने इसकी निकालने के लिए मिड पॉइंट निकालना पड़ा। मिड पॉइंट निकालेंगे, 0 और 2 में 1 आया, 2 और 4 का 3, इन दो ऊपरली और निचली सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, वो अपने आप आ जाएगा। जैसे अगला फिर 4 और 6 10 हो गया, 2 से भाग देंगे, 5 आ जाए, 6 8 14 हो गया, 14 को 2 से भाग दे, 7 आ गया, 7 8 और 10 18, 18 और 9 आ गया। अब हमने फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई आपके सामने, वहां से उठा लेनी है। जैसे इस क्वेश्चन में आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 4 6 8 और 10 दी हुई है ना आपके सामने, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है मिड वैल्यू से, जिससे आपका एफएम आ जाएगा। और हमारा सूत्र क्या कहता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफएम बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा निकालेंगे हम, हमारा कितना है 190 आया सिग्मा एफएम, और एफ कितना है, सिग्मा एफ कितना है हमारा 30 है। हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6.33 आपका ये उत्तर आ जाएगा, जो बहुत आसान था क्वेश्चन। फ्री के नंबर थे आपके 6। और इसके बाद आपका क्वेश्चन है अगला 18वां क्वेश्चन आपका था भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को दीर्घकालीन उद्देश्यों को वर्णन करें। तो आपके सामने जैसे कि ये प्रश्न लिखा, बहुत बढ़िया लिखा है ना, ऑब्जेक्टिव 5 ईयर्स पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य इस बच्चे ने लिखे हैं, और एक नहीं इस बच्चे ने बहुत सारे उद्देश्य लिखे हैं जो कि दीर्घकालीन उद्देश्यों के बारे में बात है। शॉर्टकालीन उद्देश्य तो और भी छोटे छोटे उद्देश्य हो सकते हैं, दीर्घकालीन उद्देश्य जो लंबे समय को लेकर के लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने साथ ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा था ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण के बारे में बताना था। तो इसने बच्चे ने पहले ग्लोबलाइजेशन के बारे में अच्छे से बताया, फिर इसके बाद में इसने लाइब्रेराइजेशन के बारे में बताया। पहले वैश्वीकरण के बारे में, फिर उदारीकरण के बारे में बताया गया। ये बच्चा इंग्लिश मीडियम का था, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हो सकते हैं, वे अपने हिसाब से प्रश्न को सरल कर सकते हैं। और इसी साथ बच्चों शुभकामनाएं, आप अच्छे अंक लेकर पास हों। इसी कामना के साथ नमस्कार।